Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच, बड़े नेताओं के बीच क्या तकरार बढ़ने लगे हैं। मेरठ की समीक्षा बैठक में जो हुआ वो इसी ओर इशारा करता है। तो अखिलेश यादव के सामने आखिर किस बात पर हुई थी तकरार और क्या है नेताओं के आपसी रार की वजह, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अयोध्या में लाइट्स चोरी के पीछे क्या है। क्या सचमुच अयोध्या की लाइटें चोरी हुई हैं, या जो प्रशासन कह रहा है कि कार्यदायी संस्था यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने गलत बयानी की है और ज्यादा बिल लेने के लिए उसने ज्यादा आंकड़े दिखाए हैं, ये भी समझेंगे। और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया था उस पर अखिलेश यादव ने कौन सी चुटकी ली। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के सामने हुए मेरठ की समीक्षा की बैठक की। और पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा गर्म है कि जब अखिलेश यादव के सामने मेरठ की हार को लेकर चर्चा छिड़ी तो उसमें योगेश वर्मा और अतुल प्रधान आमने सामने आ गए। दोनों के बीच विवाद काफी हद तक इस कदर बढ़ा हुआ था कि अखिलेश यादव के सामने ही दोनों तरफ से बहसा बहसी की स्थिति बन गई। हालांकि दोनों नेताओं की जगह उनके अपने अपने लोग मौजूद थे जो भिड़ते हुए दिख रहे थे। जानकारी के मुताबिक वहां के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी, जो कि माने जाते हैं अतुल प्रधान के करीबी, उनके गुट के, जबकि योगेश वर्मा के भाई राजन वर्मा। शुरुआत इन दोनों की ही आपस की तकरार से हुई। जब अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें भीतर बुलाया गया तो अंदर घुसते वक्त ही पहले ही विवाद हो गया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर मेरठ की हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। वो तो अखिलेश यादव को बीच बचाव करना पड़ा, उन्हें इस हंगामे को रोकने के लिए हल्की डांट देनी पड़ी, डांट डपट करनी पड़ी, तब जाकर के ये मामला रुका। लेकिन क्या सचमुच ये जो तकरार हुई है, ये जो लड़ाई हुई है, ये क्या हार की वजह की है कि हार की वजह इतनी बड़ी थी इसलिए ये लड़ाई इतनी बड़ी बन गई, या फिर ये आगे की कहानी है। दरअसल मेरठ का जो होना था हो गया। मेरठ सपा हार गई, बीजेपी आखिरकार अंततः जीत गई। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीनियर नेताओं को लगने लगा है, जो कई वरिष्ठ नेता हैं उन्हें लगने लगा है, सिर्फ मेरठ ही नहीं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कि अखिलेश यादव के करीब के कुछ नेता डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कई नाम हैं, सहारनपुर से भी नाम है, मुजफ्फरनगर से भी नाम है, मेरठ के आसपास से भी नाम है। नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब ये नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को अखिलेश यादव समझ रहे हैं और इस वजह से उस इलाके में कम से कम कुछ नेताओं के प्रति जो सीनियर नेता हैं उनके मन में एक नाराजगी पनपने लगी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि दरअसल ये समीक्षा बैठक थी, लेकिन ये तकरार इसलिए नहीं थी कि हार की जिम्मेदारी किसकी है। दरअसल 27 में अब सबको ये लगने लगा है कि उनकी सरकार आ रही है। उन्हें ये लग रहा है कि 27 में इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। ऐसे में पूरी लड़ाई 27 को लेकर सिमट रही है कि अभी से ही अपना प्रभुत्व उस इलाके में बना कर रखना है। जो हार गए, जो जीत गए, वो अपनी जगह, लेकिन अलग अलग गुटों में अब लोग अखिलेश यादव से मिलकर अपनी बात रखने लगे और सबको ये लग रहा है कि अगर अभी से ही अपना प्रभुत्व बनाकर नहीं रखा गया तो फिर कुछ लोग हैं जो हावी हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी वजह इस वक्त दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीनियर नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनकी उतनी नहीं सुनी जा रही और अखिलेश यादव के आसपास जो उनके करीबी रहे हैं, पहले उनके नौरत्न रहे हैं, ऐसे लोगों की ही चलती है, सुनी जाती है। और
ये एक बड़ी वजह पार्टी के भीतर से निकल करके आ रही है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अखिलेश यादव सुनते सबके हैं लेकिन करते अपनी हैं। तो ये बात इन नेताओं को भी मालूम है। दरअसल मेरठ का ये मामला इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि इसमें धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई थी अखिलेश यादव के साथ सामने जाने के पहले, और उसके बाद उनके सामने ही ये बहसा बहसी की नौबत आ गई। हालांकि बहुत सारे नेता जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनका मानना है कि बहुत ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। हाँ, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही गई, थोड़े तल्ख अंदाज में कही गई, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन योगेश वर्मा को अगर देखें तो वो मेरठ के एक दबंग दलित बिरादरी के नेता हैं, और दूसरी बात पश्चिम में अतुल प्रधान का भी अपना प्रभुत्व है, जिस गुर्जर बिरादरी से आते हैं। उन्हें लगता है कि गुर्जरों पर जो इकलौता प्रभाव है समाजवादी पार्टी में वो उनका है। तो पार्टी के भीतर ये जो लड़ाई है इसे आप समीक्षा बैठक में हार की वजहों के तौर पर ना देखें। इसे अगर देखना है तो 27 में कौन 2027 में उस इलाके के चुनाव में कौन हावी होगा, किसकी चलेगी, किसका प्रभुत्व रहेगा, अखिलेश यादव किसकी सुनेंगे, किसे ज्यादा टिकट मिलेगा, किसके कहने पर टिकट बटेंगे और कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, इसकी लड़ाई अब सामने आ रही है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रेशर कुकर की तरह अखिलेश यादव सबकी बात सुन तो रहे हैं, लेकिन करेंगे वही जो उन्हें सही लगेगा। खैर देखते हैं। ये तो एक जगह की समीक्षा थी, बिजनौर की भी समीक्षा हुई, लेकिन बिजनौर में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कुछ आया। लेकिन कुछ नेताओं को लेकर के नाराज़गी जरूर है कि वो पश्चिम में मिनी अखिलेश बनते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सचमुच ये स्थिति बनती है या फिर नेताओं की ये महत्वाकांक्षा आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को भारी पड़ती है। अब अगली खबर। इन दिनों अयोध्या की एक खबर सबको हैरत में डाल रही है, और वो ये कि चमचमाती अयोध्या की जो लाइटें हैं वो चोरी हो गई, और चोरी भी ऐसी वैसी नहीं। 6400 जो पोल पे लगी हुई लाइटें हैं, बैम्बू लाइटें, उसमें से 3800 चोरी हो गई, और 96 जो गोबो प्रोजेक्टर हैं उसमें से 36 चोरी हो गई। प्रशासन की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, और वो ये है कि ये जो चोरी की रिपोर्ट है ये झूठी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल ये सब ज्यादा पेमेंट लेने का एक खेल था, ऐसा प्रशासन की जो इंटरनल जांच है अयोध्या की उसमें निकलकर सामने आ रहा है। 9 अगस्त को इस बारे में जो कार्यदायी संस्था थी, जो उसके कॉन्ट्रैक्टर थे, उन लोगों ने इस चोरी का FIR दर्ज कराया था, लेकिन 2 महीने पहले ही उन्होंने इस बात रिपोर्ट डाली थी कि उनकी इतनी लाइटें अयोध्या से चोरी हो गई। और अयोध्या की अगर आपको तस्वीर सामने आती है तो वो चमचमाती सड़कें, राम पथ, भक्ति पथ, श्री राम पथ जो कि राम मंदिर तक जाता है, ये तमाम ऐसे रास्ते हैं जो अयोध्या को आज अयोध्या बनाते हैं, और हम अगर उसे देखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल नई नवेली अयोध्या है। लेकिन जब उसकी लाइटें ही चोरी की बात सामने आ गई तो अब इसकी जांच भी शुरू है। दरअसल जांच में जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह है कि अतिरिक्त भुगतान लेने के लिए इस कंपनी ने ज्यादा लाइटें दिखाई। प्रशासन का मानना है कि लाइटें चोरी नहीं हुई हैं, और ये लाइटें, ये गोबो प्रोजेक्टर्स जो हैं ये उतनी ही हैं जितनी अभी लगी हुई, और इस कंपनी को चूंकि भुगतान उतने ही का हुआ जितनी अभी लगी हुई है, तो इन्होंने ज्यादा भुगतान की कोशिश में इन्होंने ये पहले चोरी की बात कही और उसके बाद FIR दर्ज कराई। दरअसल प्रशासन की जो शुरुआती जांच और जो उनके दस्तावेजों का मिलान किया गया है उसके मुताबिक लाइट्स चोरी नहीं हुई है। लाइट्स को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, उसके एवज में ज्यादा भुगतान के लिए
उसके पैसे के लिए प्रशासन को कहा गया, लेकिन जब काउंटिंग हो रही है तो पता चल रहा है कि इतनी लाइटें लगी ही नहीं। हालांकि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, अभी इसमें जांच रिपोर्ट आनी है, क्योंकि जब कमिश्नर ने कल प्रेस से बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें जो कार्यदायी संस्था या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके वो शक के घेरे में है। और ऐसा लग रहा है कि ज्यादा पैसा सरकार से लेने के लिए उन्होंने ज्यादा आंकड़े दिखाए लाइट्स के, गोबो प्रोजेक्टर के, और चूंकि एक बार उन्होंने आंकड़े डाल दिए थे, ऐसे में जब उतने नहीं मिले तो उन्होंने उसकी चोरी की रिपोर्ट करा दी। जबकि दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर है, हालांकि वो अभी तक खुल करके सामने नहीं आया है मीडिया में, लेकिन उसका दावा है कि इतनी लाइटें उसकी चोरी हुई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब इतनी लाइटें सड़क पर लगी हैं, बड़े बड़े पोलों खंभों पर लगे हैं, तो क्या कोई आम आदमी इतनी बड़ी तादाद में कोई चोर चुरा सकता है? जिन लोगों ने उन लाइटों को लगाया है, दरअसल उन्हें ही उन लाइटों को खोलकर निकालने का हुनर मालूम है। 2, 4, 10, 50, 100 तक अगर गिनती हो तो शायद मान भी लिया जाए, लेकिन 3800 बैम्बू लाइटें चोरी हो जाना ये किसी के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि लगाने वाले और उसे उतारने वाले दोनों एक ही हो सकते हैं। ऐसे में अब प्रशासन इस बात में जुटा है कि इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरे जांच को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और उसे सामने लाया जाए, क्योंकि अयोध्या को लेकर अच्छी खासी बेइज्जती इस मुद्दे पर हो गई है। खैर, देखना यह है कि जांच रिपोर्ट में आता क्या है, लेकिन इस खबर ने निश्चित तौर पर देश भर में, दुनिया भर में इनफैक्ट कह लें तो ध्यान खींचा है कि आखिर अयोध्या से इतनी बड़ी तादाद में ये लाइटें चोरी कैसे हो गई। रिपोर्ट पर हमारी भी नजर रहेगी। अब अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अलग ही तेवर में हैं और हिंदू हृदय सम्राट की तरह उन्होंने अब बोलना भी शुरू कर दिया है। हालांकि पहले से ही भगवाधारी हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त दिखाई देते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बोलना शुरू किया है। और बांग्लादेश में जो हालात बने, जिस तरीके से तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, जलाया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, हत्याएं हुई, इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 1947 की उस विभाजन की त्रासदी को याद दिला रहे हैं। दलितों के साथ इन दोनों देशों में होने वाले अत्याचार की भी याद दिला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बचे हुए और पाकिस्तान में बचे हुए जो हिंदू हैं उसमें से 90% दलित हैं और इन दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर लोगों के मुंह क्यों सिले हुए। सबसे बड़ा बयान जो उनका आया है वो पाकिस्तान को लेकर आया है और पाकिस्तान को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कहा वो ये कहा कि आने वाले सालों में पाकिस्तान या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसका विलय हो जाएगा। ये एक वो नैरेटिव है जो इस वक्त बीजेपी को भी सूट कर रहा है। ये वो नैरेटिव है जो सियासी तौर पर जाति की राजनीति पर भारी भी पड़ता है और बांग्लादेश में जो हुआ है वो निश्चित तौर पर लोगों को सोचने को मजबूर भी कर रहा है। खैर, मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आप सुनिए और आज अखिलेश यादव ने कैसे चुटकी ली है ये कहते हुए कि वो विदेश मंत्री के तर्ज पर बोल रहे हैं। आज अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए, जो अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर बात का जवाब देने से नहीं चूकते। सुनिए दोनों। हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।
कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। तो आपने सुना, तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।